हाँ, तो देखिए, अब कल बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स अपने डिस्कस किए थे। एक सवाल और आज अपन देखते हैं जो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए होगा। वो देखो, एसिडिक और बेसिक, ये कहने को दो हैं लेकिन बफर सॉल्यूशन दोनों एक जैसे ही हैं। दोनों में एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन ही दरअसल एक न्यूमेरिकल है। 100 ml 0.2 m पेरिडीन। देखिए, 100 ml 0.2 m पेरिडीन एंड दूसरा आपके यहाँ पर आता है, देखिए 20 ml 0.4 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 20 ml 0.4 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स्ड। फाइंड निकालना क्या है? pH ऑफ मिक्सचर। Kb पेरिडीन का दे रखा है और कितना दे रखा है? 2 × 10⁻⁵। अब देखो, ये न्यूमेरिकल जब एग्ज़ाम में आता है तो बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है वहाँ पर। ये वही हम एसिड और बेस को मिक्स करके न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट ध्यान रहे, क्योंकि पेरिडीन वीक बेस है, ये वीक बेस है ये, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। तो पहले अपन क्या करें, दोनों के अलग अलग मोल निकाल लेते हैं। पहले मोल ऑफ पेरिडीन, चलो 100 ml वॉल्यूम में 0.2 m मोलरिटी है, तो क्या आ गया आपके 20 मिलीमोल। 20 मिलीमोल। मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालते हैं। 20 ml वॉल्यूम में 0.4, तो 8 मिलीमोल। कितना होगा? 8 मिलीमोल। अब पेरिडीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन, पेरिडीन होता है C5H5N और HCl, और आपका C5H5N HCl। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपके वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के रिएक्शन से बना साल्ट। तो क्या होगा? ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो गया है। इसके हमारे पास है 20 मिलीमोल, इसके 8 मिलीमोल। बिफोर मिक्सिंग अभी सॉल्ट 0 है, अब हमने मिला दिया। अब 20 में से 8 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये पूरा 8 का 8 ख़त्म हो गया क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट है ये, और ये भी बनेगा 8 मिलीमोल। रिएक्शन के बाद पेरिडीन कितना बचेगा? देखिए 12 मिलीमोल। HCl तो 0 हो गया और सॉल्ट बना 8 मिलीमोल। तो 8 मिलीमोल तो सॉल्ट है, 12 मिलीमोल वीक बेस है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना? बेसिक बफर बनाया है। और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन की हमको निकालनी है pH। pH निकालने के लिए, अब चूँकि बेसिक बफर है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन निकालते हैं, और वो कितनी होगी? Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। वो स्टार्टिंग वाला फार्मूला हम काम में ले रहे हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये कैमरे में विजिबल हो रहा है। बिल्कुल विजिबल है, थोड़ा सा बेस से बिल्कुल किनारे पर ही है। बेस अपॉन साल्ट। अच्छा, यहाँ भी बेस की कंसंट्रेशन की जगह मोल लिखें तो ज़्यादा ठीक है। मोल ऑफ बेस अपॉन मोल ऑफ साल्ट, कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। अब देखिए, Kb की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2 × 10⁻⁵। बेस के मोल, बचे हुए मोल, ये बेस 12 मिलीमोल, सॉल्ट ये 8 मिलीमोल। सिंपल कैलकुलेशन है, 4 बार कैंसिल और 4 से 12 3 बार कैंसिल।
तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आ गई। अब इसका ले लेते हैं लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻5 प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा, लॉगरिथम ऑफ 3, लॉगरिथम ऑफ 3। तो ये होता हो जाएगा -5, ये प्लस 0.477 घटा दीजिए -4.523। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये POH, POH कितने आ गई 4.52। 3 को चलो रहने दीजिए, निकालना है pH। इसको 14 में से माइनस कर दीजिए, 14 माइनस 4.52 तो कितना हो जाएगा 9.48। ये हमारा आंसर है। तो ये है आपके क्या नाम से बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल। देखो एक लास्ट टर्म इसके अंदर बचती जिसे कहते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि बफर सॉल्यूशन पीएच को कांस्टेंट रखने में कितना सक्षम है। बफर सॉल्यूशन उसके अंदर जो पीएच है उसमें चेंजेज को कितना अपोज कर रहा है। यदि किसी बफर सॉल्यूशन में एसिड डालें तो पीएच घट जाएगी। यदि बहुत सारा एसिड डालने पर थोड़े से पीएच घटे तो बहुत अच्छा बफर सॉल्यूशन है। एक थोड़ा सा एसिड डालने पर पीएच पे बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो फिर ऐसे बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी कम है। यह बफर कैपेसिटी एक मैथमेटिकल टर्म है। इसको हम निकालते कैसे देखिए। देखो पीएच में यूनिट चेंज करने के लिए, पीएच में यूनिट चेंज करने के लिए यानी कि पीएच को 1 घटाना या 1 बढ़ाना, पीएच को 1 कम करने के लिए एसिड मिलाना पड़ेगा और पीएच को 1 बढ़ाने के लिए बेस मिलाना पड़ेगा। क्योंकि एसिड की पीएच 7 से कम होती है, बेस की पीएच 7 से ज़्यादा होती है। यदि पीएच घटानी है तो एसिड मिला के घटाएंगे, बढ़ानी है तो बेस मिला के घटाएंगे। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन के पीएच में यूनिट परिवर्तन, यूनिट चेंज करने के लिए जो एसिड और बेस के जो मोल मिलाए जाएंगे उसी मोल को कहते हैं बफर कैपेसिटी। ठीक है ना। तो बफर कैपेसिटी का एक ही मतलब होता है का रिक्वायर्ड मोल ऑफ H+ और OH-। यदि pH घटाना है तो H+, बढ़ाना है तो OH-। रिक्वायर्ड मोल ऑफ H+ और OH- टू चेंज द pH of buffer solution, pH of buffer solution by 1 unit, by 1 unit is known as buffer capacity। हम इसको क्या कहेंगे, बफर कैपेसिटी कहेंगे। अब इसको फॉर्मूला की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। देखिए जो हमने थ्योरी में लिखा उसी को यदि फॉर्मूला बना करके लिखें हम तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि बफर कैपेसिटी हो जाएगी कि मोल ऑफ H+ और मोल ऑफ OH- अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बफर सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए पीएच में यूनिट चेंज करने के लिए जितना ज़्यादा एसिड और बेस मिलाना पड़ेगा बफर कैपेसिटी उतनी ही ज़्यादा है। मैंने पहले कह दिया पीएच को 1 घटाने के लिए यदि थोड़ा सा एसिड मिलाने पर ही पीएच 1 कम हो गई, इसका मतलब सॉल्यूशन H+ आयन की कंसंट्रेशन के चेंज को रेजिस्ट नहीं कर रहा, कम रेजिस्ट कर रहा है।
और बहुत सारा एसिड मिलाने पर पीएच में यूनिट चेंजेज आया है, तो सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी अच्छी है। बफर कैपेसिटी का एक ही मतलब होता है सॉल्यूशन रेजिस्ट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयन। तो यहाँ पर ही आपके बफर सॉल्यूशन फिनिश हो जाता है। अभी चैप्टर का सेकंड लास्ट टर्म चल रही है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे किसको? सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी, इसका सिंबल क्या है? एस। सॉल्युबिलिटी, देखो सॉल्युबिलिटी टर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए है, ऐसे सॉल्ट के लिए जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, उसके लिए यहाँ पर ये सॉल्युबिलिटी टर्म है। ये नमक जैसे सॉल्ट के लिए नहीं है, पूरा चैप्टर ही स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही है। सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है, देखिए कि 1 मोल सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने मोल डिज़ोल्व होते हैं उसे कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब ये हुआ कि मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व इन 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इसी बात को यूँ भी लिख सकते हैं, देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल डिज़ोल्व होते हैं उसको मोलरिटी भी कहते हैं। तो इसी को हम सेकंड स्टेटमेंट में ये भी कह सकते हैं कि मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज सॉल्युबिलिटी, कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को भी सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये आपके सॉल्युबिलिटी। इसके बाद एक टर्म आती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब ये एक तरीके का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये। देखो 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आयंस डिज़ोल्व होते हैं उन आयंस की मोलर कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्योंकि एक आयोनिक इक्विलिब्रियम की तरीके से है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को टेम्परेचर अफेक्टेड करता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और वो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions dissolve in saturated solution at 25 degree, product of concentration of ions dissolve in saturated solution is known as solubility product। इस solubility product को लॉ ऑफ मास एक्शन से ही निकाला जाता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो कंसंट्रेशन की पावर में चले जाते हैं। solubility product is calculated from the law of mass action। for example, जैसे एक sparingly soluble salt है सिल्वर क्लोराइड, इसका हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। अब उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सिल्वर और क्लोराइड आयन
कि कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि KSP। तो कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर कैटायन एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड एनायन, ये होगा आपका KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऐसे देखिए सिल्वर क्रोमेट, दूसरा हमने साल्ट लिया सिल्वर क्रोमेट। अब इसके सिल्वर का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और ये क्रोमेट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये दोनों के अलग अलग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। सिल्वर कैटायन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और क्रोमेट का कितना है 1 है। तो इसका जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखेंगे तो सिल्वर कैटायन की कंसंट्रेशन की पावर 2 होगी और क्रोमेट एनायन की कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी। ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है। तीसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 तो एल्यूमिनियम कैटायन है और 3 ऑक्साइड एनायन है। ध्यान दीजिए, अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एल्यूमिनियम कैटायन की कंसंट्रेशन इसकी पावर 2, ऑक्साइड एनायन की कंसंट्रेशन की पावर 3, ये आपके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये डेफिनेशन है। 825 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कैलकुलेशन हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में की जाती है। इसके बाद एक टर्म और आती, देखिए वो होती है आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट इसे कहते हैं KIP। देखो जिस तरह केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और साथ में क्या था आपके रिएक्शन कोशिएंट, एक तो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KP और KC और एक क्या था रिएक्शन कोशिएंट। दोनों के फार्मूले एक ही थे, फ़र्क इतना था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम इक्विलिब्रियम के स्टेट में निकालते हैं, जबकि रिएक्शन कोशिएंट को हम किसी भी स्टेट में निकाल सकते हैं। यही वजह है कि किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए KP और KC की वैल्यूज़ कांस्टेंट होती है, लेकिन रिएक्शन कोशिएंट की इनफाइनाइट वैल्यूज होती है। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में किसी भी साल्ट के लिए यहाँ पर जो KIP है वो एक तरीके का रिएक्शन कोशिएंट की तरीके से है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में निकाला जाता है, जबकि आयोनिक प्रोडक्ट हर कंडीशन में निकाला जा सकता है। पानी में थोड़ा सा साल्ट है तो भी निकल जाएगा, सैचुरेटेड है तो भी निकल जाएगा, ओवर सैचुरेटेड है तो भी निकल जाएगा। हर एक कंडीशन में हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। किसी भी सॉल्ट के लिए KSP की सिंगल वैल्यू होती है, लेकिन KIP की इनफाइनाइट्स वैल्यू पॉसिबल है। तो डेफिनेशन यहाँ भी वही है कि 825 डिग्री सेल्सियस प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब डिसॉल्व की जगह मैं वर्ड काम में लूँगा प्रेजेंस, प्रेजेंस, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन तक तो आयंस घुले हुए रहेंगे, बट एक बार सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन गया, इसके बाद और साल्ट डाला तो जो आयन जाएंगे, वो जो साल्ट जाएगा वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो एज ए प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएगा। वो तो उस मिक्सचर में आयन होंगे तो सही, लेकिन घुले हुए नहीं होंगे, वो सॉल्युबल नहीं होंगे। ओवर सैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में आयन सॉल्युबल होंगे, सैचुरेटेड में सॉल्युबल होंगे, लेकिन ओवर सैचुरेटेड में प्रेजेंस होंगे। कुछ तो सॉल्युबल होंगे, कुछ प्रेजेंस होंगे। इसलिए मैंने क्या लिखा कि प्रेजेंस इन सॉल्यूशन। अब मैं सैचुरेटेड वर्ड हटा रहा हूँ, क्योंकि सैचुरेटेड लगा देंगे तो KSP, इन एनी सॉल्यूशन लगा देंगे तो क्या होगा KIP। जो फार्मूला KSP का है वही KIP का भी है।
अब KSP और KIP को कंपेयर करते देखें। देखो यदि किसी सॉल्यूशन के लिए सपोज करो KIP KSP से कम है, अब कम कब होगा? जब साल्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से कम साल्ट डाला। मान लो 2 ग्राम सॉल्यूशन डालने पर 2 ग्राम सॉल्ट डालने पर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है। मान लो पानी के अंदर 2 ग्राम सॉल्ट मिक्स करने पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म हो जाता है। हमने सॉल्ट कितना डाला? 0.1 ग्राम। तो क्या होगा? KIP KSP से लेस देन ही रहेगा। 0.2 ग्राम, 0.3 ग्राम, 1 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम के पहले पहले जितने भी ग्राम होंगे उन सब में सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड और KIP KSP से लेस देन होगा। तो दिस इज़ ए कंडीशन ऑफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये कंडीशन है किसकी? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन है। ऐसे सॉल्यूशन को कहेंगे अनसैचुरेटेड। यानी कि यदि KIP KSP से लेस है तो और सॉल्ट उसके अंदर डाला जा सकता है टिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। तो ये सॉल्युबिलिटी की भी कंडीशन है। ये क्या है? कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी की भी कंडीशन है ये। चलो देखिए अब सेकंड कंडीशन, जब KIP इक्वल टू KSP हो जाए, KIP इक्वल टू KSP हो जाए तो ये कंडीशन है किसकी? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की है ये, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस पर आकर के मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साल्ट घुल चुका होगा, अब आगे घुलना बंद कर देगा। बट हमने और साल्ट डाल दिया तो KIP ग्रेटर देन हो जाएगा KSP। अब सैचुरेटेड बनने के बाद जैसे कि मैंने कहा कि 2 ग्राम सॉल्ट डालने पर सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, हमने डाल दिया 3 ग्राम, तो 3 में से 2 ग्राम तो घुल जाएगा और 1 ग्राम नीचे बैठ जाएगा, और वो नीचे जो बैठ गया उसको हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। तो ये होगी ओवर सैचुरेशन सॉल्यूशन की, ओवर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसी को कहेंगे कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये प्रेसिपिटेशन की कंडीशन है। तो ये दोनों का यहाँ पर हमने कंपैरिजन किया KIP और KSP का। अब एक बड़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है देखिए यहाँ पर, वो है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में। देखो सॉल्युबिलिटी क्या है? वो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी, और सॉल्युबिलिटी क्या है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व आयन की मोलरिटी का प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम फाइंड आउट यहाँ पर करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर हाँ, और देखिए रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोनों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्युबिलिटी क्या है? मोलरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और सॉल्युबिलिटी क्या है? मोलरिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयंस। कंसंट्रेशन का मतलब मोलरिटी यहाँ पर, तो दोनों को हम रिलेट कर सकते हैं। दोनों को रिलेट करने के लिए देखिए एक जनरल सॉल्ट को अज्यूम करते हैं, एक जनरल सॉल्ट लेते हैं। देखिए जनरल सॉल्ट, सॉल्ट का फार्मूला लेते हैं AXBY। AXBY इज द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट। जब इसका हम आयोनाइजेशन करेंगे, मान लीजिए हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करके 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, AXBY डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म ए 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
अब इसका वाटर में आयोनाइजेशन हुआ, x तो मिलेंगे a के ऊपर चार्ज आएगा प्लस y नंबर ऑफ एनाइन मिलेंगे b के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा माइनस x। यह कुछ ऐसा ही है जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, अब यदि इसका आप आयोनाइजेशन करें तो दो तो मिलेंगे एल्यूमिनियम कैटायन और एल्यूमिनियम पर चार्ज आएगा +3, 3 मिलेंगे ऑक्साइड एनायन और चार्ज आएगा -2, यानी कि एल्यूमिनियम का नंबर ऑक्सीजन का चार्ज है, ऑक्सीजन का नंबर एल्यूमिनियम का चार्ज है। यही बात हमने यहाँ पर भी लगाई है। चलो आगे देखिए, हमने इसको पानी में डिज़ोल्व करके 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। अब 1 लीटर में इसके जितने मोल डिज़ोल्व होंगे वो इसकी सॉल्युबिलिटी है। इसकी सॉल्युबिलिटी मान लीजिए S है, कितनी है S सॉल्युबिलिटी है, तो इसके S मोल पानी में घुल जाएंगे और घुल कर के X इंटू S मोल तो देंगे कैटायन और Y इंटू S मोल मिलेंगे एनायन, क्योंकि सॉल्ट के 1 मोल से कैटायन के X मोल और एनायन के Y मोल फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए सॉल्ट के S मोल से कैटायन के X इंटू S मोल और एनायन के Y इंटू S मोल फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर ज़रा देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दीजिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन की पावर x, क्योंकि कैटायन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट x है। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ एनायन की पावर y, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट y है। चलो अब देखिए KSP, कैटायन की कंसंट्रेशन है x इंटू एस पावर x, एनायन की है y इंटू एस पावर y, और KSP इक्वल टू x की पावर x, s की पावर x इंटू y की पावर y, s की पावर y, और फार्मूला बना KSP इक्वल टू x की पावर x, y की पावर y और s की पावर x प्लस y। ये रिलेशन है बिटवीन द सॉल्युबिलिटी S एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। अब देखो ये जो रिलेशन है ये डिपेंड करेगा सॉल्ट की स्टोइकियोमेट्री के ऊपर। अलग अलग स्टोइकियोमेट्री के सॉल्ट के लिए ये रिलेशन बिल्कुल अलग अलग होगा। जैसे कुछ स्टोइकियोमेट्री के लिए अपन इस रिलेशन को देखिए डेवलप करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि फॉर AB टाइप साल्ट, ऐसे सॉल्ट जिसमें सिंगल कैटायन हो और सिंगल एनायन हो, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, आपके बेरियम सल्फेट, बेरियम, आपके लेड क्रोमेट एटसेट्रा, ये सब AB टाइप के सॉल्ट हैं। इनके आयोनाइजेशन से 1 कैटायन 1 एनायन फॉर्म होगा। अब इसके में क्या होगा देखिए, x इजिकल टू वाई इजिकल टू 1 रहेगा, क्योंकि आयोनाइजेशन से 1 कैटायन 1 एनायन मिल रहा है। तो KSP और S का रिलेशन क्या होगा देखिए, यहाँ पर KSP इक्वल टू 1 की पावर 1 इंटू अगेन 1 की पावर 1 इंटू S की पावर 1 प्लस 1, और एक KSP इक्वल टू S स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन KSP एंड S सॉल्युबिलिटी। इसके बाद फॉर A2B और AB2 टाइप सॉल्ट। अब A2B जैसे कि आपके सिल्वर ऑक्साइड A2B हो गया, ठीक है ना, जैसे कि लिथियम ऑक्साइड A2, AB2 जैसे कि लेड आयोडाइड ये हो गया, आपके लेड क्लोराइड एटसेट्रा, ये AB2 टाइप के सॉल्ट हो गए।
अब इसका रिलेशन क्या होगा जरा देखिए, कैस इक्वल टू, अब x इजिकल टू 1 कर देंगे तो 1 की पावर 1, y इजिकल टू 2, 2 की पावर 2, s की पावर x प्लस वाई यानी कि 1 प्लस 2, तो रिलेशन होगा कैस इक्वल टू 4s का क्यूब, ये रिलेशन। एक एग्जांपल और इसका देखिए, और हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि जैसे कि मान लीजिए Al2O3, अब Al2O3 में देखिए 2 तो एल्यूमिनियम कैटायन और 3 ऑक्साइड एनायन। अब यहाँ पर देखिए x इजिकल टू तो 2 है क्योंकि नंबर ऑफ कैटायंस आर 2, और y इजिकल टू 3 है, नंबर ऑफ एनायंस आर 3। चलो देखिए कैस पी इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 और s की पावर 2 प्लस 3 के एस पी। 2 की पावर 2 कितना होगा 4, 3 की पावर 3 27, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 108 और s की पावर 5, यह रिलेशन। तो ऐसे अलग अलग स्टोइकियोमेट्री के सॉल्ट के लिए प्यारे बच्चों ये रिलेशन यहाँ पर बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए ये सारी कैलकुलेशन स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट के लिए है, ठीक है ना। अब कुछ न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दिस रिलेशन का, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलो एक सवाल लिखते हैं यहाँ पर, देखिए एक न्यूमेरिकल है कि 200 ml 10 to power minus 3 m silver nitrate mix with 300 ml और 2 into 10 to power minus 3 m पोटेशियम क्रोमेट। सवाल ये है कि सिल्वर क्रोमेट विल बी precipitate or not if solubility product of silver chromate is 2 into 10 to power minus 8। ये सवाल है। देखो दो सॉल्यूशन है, एक तो सिल्वर नाइट्रेट का जो वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है सिल्वर नाइट्रेट, एक पोटेशियम क्रोमेट ये भी वाटर सॉल्युबल है। जब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सिल्वर क्रोमेट। सिल्वर क्रोमेट स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है। अब ये सिल्वर क्रोमेट डिसॉल्व रहेगा या प्रेसिपिटेट होगा ये निकालना है। सिल्वर क्रोमेट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है। अब जब सिल्वर क्रोमेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है, निकालना ये है कि सिल्वर क्रोमेट घुला हुआ रहेगा या प्रेसिपिटेट की फॉर्म में फॉर्म होगा। तो हमको निकालना पड़ेगा KIP। सिल्वर क्रोमेट के लिए क्या निकालना पड़ेगा? KIP आयोनिक प्रोडक्ट। यदि KIP KSP से लेस देन आता है तो वो सॉल्यूबल रहेगा और ग्रेटर आ जाता है तो फिर वो प्रेसिपिटेटेड होगा। देखिए क्या होता है, देखिए कि जब सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में आप पोटेशियम क्रोमेट मिलाते हैं तो बनता है सिल्वर क्रोमेट और बनता है पोटेशियम नाइट्रेट। अब इस सिल्वर क्रोमेट के लिए क्या निकालेंगे? KIP, क्योंकि KSP तो दे रखा है। और इसका KIP क्या होगा ज़रा देखिए। KIP किसके लिए? सिल्वर क्रोमेट के लिए। अब इसका आयोनाइजेशन कैसे होगा ज़रा देखिए। तो इसमें देखिए दो तो मिलेंगे सिल्वर कैटायन और एक मिलेगा
क्रोमेट एनायन। तो सिल्वर कैटायन की कंसंट्रेशन की पावर 2, क्रोमेट एनायन की कंसंट्रेशन की पावर 1। अब हमको क्या निकालना है कि इन दोनों सॉल्यूशन के मिक्सचर में सिल्वर कैटायन की कंसंट्रेशन और क्रोमेट एनायन की कंसंट्रेशन। देखो ये जो 10⁻³ m है ना, ये प्योर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, और ये 2 × 10⁻³ m जो कंसंट्रेशन है ये प्योर पोटेशियम क्रोमेट की है। प्रेसिपिटेशन होगा तो दोनों को मिलाने पर, नहीं होगा तो भी दोनों को मिलाने पर, और दोनों के मिक्सचर में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि 200 ml तो सिल्वर नाइट्रेट है और 300 ml आपके पोटेशियम क्रोमेट है। वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन घटेगी। तो पहले हम क्या करते हैं कि मिक्सचर में सिल्वर कैटायन की कंसंट्रेशन निकालते हैं इन मिक्सचर। कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन? डाइल्यूशन फॉर्मूला लगा करके, M1V1 = M2V2। सिल्वर के लिए M1 कितना है? 10⁻⁻3, ये 10⁻⁻3। V1 कितना है? 200 ml, 200 ml। M2 हमको निकालना है, V2 कितना आएगा? 200 + 300, मिला दिया ना दोनों को, तो 500, 500। ये 0 से 0 कैंसिल। M2 = तो देखिए 2 / 5 × 10⁻⁻3, 2 को 5 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.4, मैं 4 लिख देता हूँ, और 10⁻⁻4 m। तो यहाँ पर सिल्वर कैटायन के कंसंट्रेशन के आ गए मिक्सचर में 4 × 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। सिमिलरली हम निकालेंगे क्रोमेट के लिए। ये तो 4 सिल्वर कैटायन के लिए हो गए, क्रोमेट के लिए भी ये फार्मूला लगा देते हैं, M1V1 = M2V2। क्रोमेट के लिए M1 कितना होगा? 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3। वॉल्यूम कितना है? 300 ml। M2 निकालेंगे, मिक्सचर का वॉल्यूम 500 ml, 0 से 0 कैंसिल, और M2 3 को 2 से करेंगे 6, 6 × 10⁻⁻3 अपॉन 5, और यह आ जाएगा आपके पास 1.2 × 10⁻⁻3 मोल पर लीटर। और ये आपके है क्रोमेट एनायन की कंसंट्रेशन मिक्सचर में। अब हम निकालने जा रहे हैं KIP। ये KIP, चलो सिल्वर कैटायन की कंसंट्रेशन ये रही 4 × 10⁻⁻4 और इसका स्क्वायर। क्रोमेट की कंसंट्रेशन ये रही 1.2 × 10⁻⁻3। पूरा का पूरा जब इसको आप सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद पूरा इसका KIP निकालेंगे तो आ जाएगा 1.92 × 10⁻10। यह क्या आ गया? KIP। अब KIP आपने निकाल लिया। KSP क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखो KSP कितना है? 2 × 10⁻8। KIP में -10 बहुत छोटा है -8 से, तो भाई यहाँ पर KIP इज लेस देन KSP है, तो प्रेसिपिटेट विल नॉट फॉर्म, प्रेसिपिटेट नहीं होगा, तो PPT विल नॉट फॉर्म। यही हमारा आंसर है। चलो देखिए एक और सवाल, एक और न्यूमेरिकल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं।
देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सिल्वर क्रोमेट इज 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9, नॉट 6, 9. फाइंड सॉल्युबिलिटी, निकालने क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट इन ग्राम पर लीटर. ग्राम पर लीटर में सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है. अब देखिए जो सिल्वर क्रोमेट है ये A2B टाइप का सॉल्ट है. इसका जब आयोनाइजेशन करेंगे ना आप तो दो तो मिलेंगे सिल्वर, पूरा क्रोमेट एक ही है. और A2B टाइप के सॉल्ट के लिए KSP कितना होता है, 4s क्यूब. जस्ट हमने जो प्रीवियस अभी कैलकुलेट करके देखा है. KSP की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 9. फॉर S सॉल्युबिलिटी निकालनी है, ये निकालनी है. 4 से 4 कैंसिल, ये 3 है, पावर 3 इधर आएगा, पावर 1/3. 10 टू पावर माइनस 9 की पावर 1/3 तो 10 टू पावर माइनस 3 आ जाएगा. तो ये सॉल्युबिलिटी आई मोल पर लीटर में. लेकिन सवाल ने पूछा किस में है, ग्राम पर लीटर. तो मोल को ग्राम में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे. तो मोल तो 10 टू पावर माइनस 3 और सिल्वर क्रोमेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 332. अब प्यारे बच्चों आ गई ग्राम पर लीटर. तो 0.332 ग्राम पर लीटर, यही हमारा आंसर है. चलो नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन और इसके बाद हम लेंगे. यहाँ पर देखिए देखो एक सवाल है यहाँ पर, देखिए solubility product of calcium oxalate is 10 to power minus 6. कैल्शियम ऑक्सलेट है 10 to power minus 6. फाइंड solubility of किसकी, कैल्शियम ऑक्सलेट की, इन ग्राम पर 500 ml. सॉल्युबिलिटी निकालनी है लेकिन किसमें, ग्राम पर 500 ml में. चलो देखते हैं, निकालते, बड़ा सिंपल सा है. देखो कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट की टाइप निकालते हैं पहले. तो इसकी टाइप है, तो एक केटाइन और एक एनाइन है, तो AB टाइप का सॉल्ट है ये. और AB टाइप के सॉल्ट के लिए KSP इक्वल टू S स्क्वायर. तो S स्क्वायर इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 6 दे रखा है और S इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 3. यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर. अच्छा, पर लीटर को हम यूँ भी लिख सकते हैं, मोल पर 1000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होते हैं. लेकिन सवाल ने सॉल्युबिलिटी किस में पूछी है, ग्राम पर 500 ml में. तो पहले तो पर 1000 ml को पर 500 ml. अब देखो तो 1000 ml में 10 टू पावर माइनस 3 मोल घुलेंगे तो 500 ml में जस्ट आधी क्वांटिटी हो जाएगी. यदि वॉल्यूम आधा करोगे तो डिज़ोल्व क्वांटिटी भी आधी हो जाएगी. तो यहाँ पर 10 टू पावर माइनस 3/2. अब यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर 500 ml. वॉल्यूम हाफ कर दिया, सॉल्युबल मोल भी आधे हो गए. हमको निकालना ग्राम में.
कैल्शियम ऑक्सलेट का मॉलिक्यूलर मास होता है 122, तो 122 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपॉन 2, 128, सॉरी 122 नहीं 128, तो क्या हो जाएगा 64 इंटू 10⁻³ ग्राम पर 500 ml। ये आपका आंसर है। और यहाँ पर ये न्यूमेरिकल ये सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलो ठीक है, आज की क्लास को फिनिश करते हैं। कल और न्यूमेरिकली करेंगे, कल की क्लास में भी 5-7 सवाल और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के करेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। उसके बाद लास्ट टॉपिक चलेगा इसमें टाइट्रेशन वाला, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।